नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और अपने घर पे खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से अपने छोटे से प्यारे से खूबसूरत चैनल पर आप सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या पढ़ रहे हैं? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हम पढ़ रहे हैं एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग। जो बच्चे पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, उनका मोस्ट वेलकम करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, यदि ये इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो इसके पहले वाले वीडियो को आप देख लें, अच्छे से वॉच कर लें, उसका नोट्स बना लें, उसको तैयार कर लें, तब ये जो है वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इस टॉपिक में हम करने वाले हैं लंबी परनलिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एक ऐसा टॉपिक जो बोर्ड वाले सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो। बेटा बोर्ड वालों के लिए पहली पसंद है बेटा, यहाँ से डेरिवेशन दे देता, सीधे उठा के दे देता है कि लंबी परनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। लंबी परनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर बोर्ड पर्पज। और कंपटीशन की बात तो कहना ही क्या बेटा, कंपटीशन के लिए तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, चाहे वो चीज़ छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। बेटा यहाँ से बहुत अच्छे न्यूमेरिकल, बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल बेटा बोर्ड पेपर में आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं। ओके चलिए, आप पूरा वीडियो लेक्चर आप देखिएगा बेटा, इतना बेहतरीन तरीके से, इतना सरल तरीके से हम आपको इसका डेरिवेशन कराएंगे कि आपको बेटा मज़ा आ जाएगा। जो बच्चे फिजिक्स से नफरत करते थे, फिजिक्स उनको पसंद नहीं आती थी, आज के बाद फिजिक्स बेटा फिजिक्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। फिजिक्स से मोहब्बत हो जाएगी बेटा, आपको फिजिक्स अच्छी लगने लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आई हैं, सबसे पहले उन टर्मिनोलॉजी के बारे में बेटा हम आपसे बात करेंगे। जैसे लंबी परनलिका क्या होता है। बहुत सारे बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे। इसके पहले हमने जो लेक्चर इस चैप्टर का लिया है उसमें इन सब चीज़ों के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कशन किया है। परनलिका क्या होती है, चलिए आइए हम आपको बेटा सबसे पहले ये बता देते हैं कि ये परनलिका क्या होती है। आपके पास कोई भी अचालक पदार्थ हो और वो बेलनाकार हो बेटा, सुनना ध्यान से, एक चीज़ बेटा आप ध्यान से सुनिए, कॉपी ले लीजिए, पेन लीजिए, हमारे साथ बैठ जाइए, पूरे तन और मन के साथ बेटा बैठ जाइए और जैसे जैसे हम आपको कह रहे हैं वैसे वैसे आप मुझे रिस्पांस कीजिए। हमारी गारंटी बेटा, हमारी गारंटी, ये इट्स माय प्रॉमिस, आपको ये सबसे बेहतरीन डेरिवेशन लगेगा, सबसे इजी डेरिवेशन लगेगा। हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी चीज़ का डिस्कशन यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहले परनलिका क्या होती है। आपके पास बेटा कोई अचालक पदार्थ हो, कोई भी अचालक पदार्थ हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो दफ्ती हो, कागज हो, कोई भी चीज़ हो, आप उसको बेलनाकार मोड़ लीजिए। कैसा मोड़ लेना है बेटा? बेलनाकार शेप में। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ये ऑलरेडी बेलनाकार बना हुआ है और इस पर कोई भी चालक तार आप ले लीजिए, उसको लपेट दीजिए। कोई भी चालक तार ले लीजिए, कॉपर का है, एल्युमिनियम का, लोहे का है, सोना चांदी, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है बेटा, उसको आप इसके ऊपर क्या कर दिए, लपेट लीजिए। तो ये जो बेलनाकार अचालक पदार्थ है, जब इसके ऊपर चालक तार के कुछ फेरे लपेट देते हैं तो ये जो सिस्टम बनता है बेटा, ये जो निकाय बनता है, उसी को क्या कहा जाता है? परनलिका कहा जाता है। बोलो, सबको समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ आप देख लीजिए, इसको हम बना दे रहे हैं यहाँ पर। ये हमारे पास सॉरी बच्चों, ये हमारे पास क्या बेटा, एक लकड़ी का या प्लास्टिक का या कागज का बेलनाकार बेटा ये कोई ऑब्जेक्ट है। इसके ऊपर हमने क्या कर दिया है, तार के कुछ फेरों को ऐसे लपेट दिया है। ये देखिए, ये तार के कुछ फेरे लपेट दिए, इसी को हम कहते हैं बेटा परनालिका। क्या कहते हैं? परनालिका। आपको समझ में आया बेटा? परनलिका क्या होता है? जब किसी चालक तार को किसी बेलनाकार अचालक पदार्थ पर लपेट देते हैं तो वो जो समायोजन, वो जो निकाय, वो जो सिस्टम बनता है, वो कहलाता है बेटा परनलिका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको बेटा समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिख करके मुझे बताइएगा, यस सर मुझे आपका पढ़ाना पसंद आता है, आपकी बातें हमें समझ में आती हैं। अगर कोई भी डाउट हो बेटा, आप जरूर कमेंट करके मुझे बता दिया करिए कि सर ये आपने पढ़ाया और यहाँ पर हमें प्रॉब्लम थी, ये आप जरूर फीडबैक दिया करिए बेटा। तो परनलिका क्या होती है, इसको फिर से समझिए। कोई भी आपके पास बेटा अचालक प्लेट है, सॉरी प्लेट नहीं, अचालक बेलनाकार शेप में कोई भी वस्तु है, उसके ऊपर तार के कुछ फेरे आप लपेट दीजिए। तार के जब कुछ फेरे लपेट देंगे, वो जो सिस्टम बनेगा उसी को क्या कहते हैं, हम परनलिका के नाम से जानते हैं। ओके, ये समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे बेटा लंबी, ये लंबी परनलिका क्या होती है। लंबी परनलिका बेटा उसकी लंबाई इतनी ज़्यादा हो, उसकी लंबाई इतनी ज़्यादा हो कि ये जो परनलिका का व्यास है ना बेटा, ये परनलिका का जो मोटाई है वो बहुत कम हो उसकी तुलना में। यदि परनलिका की मोटाई, जैसे ये देखो बेटा, ये परनलिका की मोटाई है, ये जो बेलनाकार आप देख रहे हो ना, इधर ये सर्कुलर आप देख रहे हो जो शेप है, ये सर्कुलर शेप इतना कम होना चाहिए कि उसकी लंबाई की तुलना बेटा वो नेग्लिजिबल हो जाए। समझ पा रहे हो बेटा मेरी बात?
आपको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। उसकी जो मोटाई है सॉरी बच्चों, उसकी जो मोटाई है, उसकी मोटाई लंबाई की तुलना में बहुत कम है, तब उसको हम क्या कहेंगे बेटा, लंबी परनलिका कहेंगे। अब ये आपको बेटा समझ में आ गया होगा कि लंबी परनलिका क्या होता है, जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चल रहे हैं। पहले तो उसके बारे में जानकारी हमें होनी ही चाहिए थी बेटा। अब इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र, अब आप समझिए, अब ये जो तार के फेरे हैं, इधर से इसका एक सिरा निकलेगा, इधर से एक सिरा निकलेगा, इसी में हमको क्या जोड़ देना बेटा, बैटरी जोड़ देना है। इसका मान लीजिए पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये धारावाही लंबी परनलिका हो गई। बोलिए बेटा क्या हो गई, धारावाही लंबी परनलिका। धारावाही हमने क्यों बोल दिया इसको, क्योंकि अब इसमें बेटा क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है तो अब ये क्या हो गया, धारावाही लंबी परनलिका हो गई। अब अगर ये धारावाही लंबी परनलिका हो गई तो बेटा ये अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है, क्योंकि आपको पता है ओरस्टेड ने सबसे पहले बताया कि अगर किसी भी चालक तार में बेटा, किसी भी चालक तार में अगर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। तो जैसे ही परनलिका में बेटा करंट फ्लो कराते हैं तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो इसके भीतर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनी, इस परनलिका के भीतर बेटा कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनी। दिस इज द आवर पर्पज ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो लेक्चर का, इस टॉपिक का बेटा, इस समय का यही हमारा पर्पज है कि इसके भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो कितना होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, और वो किन किन बातों पर बेटा डिपेंड करेगा। समझ में आया सबको? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, लेट अस स्टार्ट बेटा। इसको हम हटा देते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं परनलिका के चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न जो होता है बेटा वो कैसा होता है। यहाँ पे पहले से ही हम डायग्राम बना के रखे हैं, आपको बस समझाना है। ये देखिए हमारी परनलिका हो गई बेटा, ध्यान से समझिएगा, ये हमारी क्या हो गई, परनलिका हो गई। और इसको हमने क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही इसमें बैटरी से कनेक्ट करेंगे बेटा तो मैग्नेटिक लाइनें बेटा बनानी चालू कर देगा, ये मैग्नेटिक लाइनें बनाना चालू कर देगा। परनलिका के भीतर बेटा मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसे आया है। यहाँ पे फिर से बेटा आपको समझना होगा। ये मान लीजिए इस तरीके से बेटा करंट इसमें आ रही है, आप बेहतरीन तरीके से बेटा समझ में आएगा आपको, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एकदम आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया हमने, ये कैसे बना है, ये कैसे इसको आप बनाओगे, कैसे इसको समझोगे, इसके डायरेक्शन को यही हम बताने चल रहे हैं। देखिए मान लीजिए बेटा ये परनलिका है, ये परनलिका है, परनलिका में इस तरीके से करंट आ रही है। अब ये डायग्राम आपको यहाँ इमेजिन करना है। मान लीजिए ये बेटा परनलिका है, ठीक है, करंट जो है ऐसे चल रही है, मेरा हाथ आप देखिएगा, ये इस तरीके से करंट चल रही है। मतलब अगर आप देखोगे इस ऊपरी वाले सिरे को, आप देखो करंट आपकी तरफ चल रही है, और इस नीचे वाले सिरे को देखोगे तो करंट हमारी तरफ आ रही है। बोलो क्लियर हो रही बात? एक एक बात बेटा क्लियर करते चलो। अगर आप इस ऊपरी वाले सिरे को देखते हो तो करंट आपकी तरफ जा रही है, नीचे वाले सिरे को देखोगे करंट हमारी तरफ आ रही है, तो करंट इस तरीके से राउंड हो रही है, सर्कुलर पाथ में इस तरीके से राउंड हो रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए बेटा कौन सा नियम मैंने आपको बताया था, दाएं हाथ का नियम। हमेशा दायां हाथ ही यूज करना है। दाएं हाथ का नियम बेटा आपको कैसे लगाना है, जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से सुने। अंगूठे को बेटा करंट के डायरेक्शन में यदि रखें, ध्यान से समझना, अंगूठे को अगर करंट के डायरेक्शन में रखें तो ये फैली हुई अंगुलियां जिधर मुड़ेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अंगूठा अगर करंट की डायरेक्शन में है तो अंगुलियां जिधर मुड़ेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती हैं। अब इसी का उल्टा कर लो बेटा, अगर ये अंगुलियां करंट के डायरेक्शन में है, अंगुली को बेटा आज हमने करंट के डायरेक्शन में रखा तो अंगूठा हमारा किधर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। उसी का जस्ट उल्टा बेटा, फिर से सुनना, अगर इन अंगुलियों को हम करंट के डायरेक्शन में घुमा दे, जैसे करंट घूम रही है हम उसी डायरेक्शन में इसको घुमा दे तो अंगूठा क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके बेटा, चलिए आप समझने का प्रयास करिए। ये आपका क्या है, परनलिका है, ये क्या है आपकी परनलिका। तो परनलिका में करंट के डायरेक्शन क्या अभी मैंने बताया, ऊपर के सिरे में आपकी तरफ जा रही है और नीचे देखने मेरी तरफ, तो करंट ऐसे आ रही है। तो हम अपना हाथ देखो करंट के डायरेक्शन बेटा घुमा रहे हैं, तो अंगूठा हमारा किधर जा रहा है, आप अंगूठे पर ध्यान दीजिए, अंगूठा बेटा हमारा इधर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब परनलिका के भीतर मैग्नेटिक फील्ड बेटा इधर से होगा, इधर से इधर होगा। देखो आप इधर से मैग्नेटिक फील्ड इधर को चलेंगी, ये देखो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, परनलिका के भीतर मैग्नेटिक जो लाइनें होंगी इधर से इधर की तरफ चलेंगे। आपको समझ में आया बेटा?
क्या ये बातें बेटा सबको समझ में आई? प्रणालिका देखो, करंट की डायरेक्शन दाएं हाथ को घुमाना बेटा करंट की डायरेक्शन, अंगूठा बता रहा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस सिरे से एंट्री कर रही हैं और इस सिरे से मैग्नेटिक लाइनें निकल रही हैं। क्लियर बेटा? और जिस सिरे से चुंबकीय बल रेखाएं एंट्री करती हैं वो होता है साउथ पोल। वो किसी चुंबक का क्या होता है बच्चों? साउथ पोल। और जिस सिरे से निकलती हैं वो होता है नॉर्थ पोल। क्लियर हो रही बातें? ये तो बेटा हाई स्कूल में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो यहाँ पर अच्छे से समझ ले। दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। क्लियर हुई बात है बेटा? ओके, अब हम आगे चलते हैं बेटा। अब आपको ये भी पता है कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो बंद लूप बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या बनाती है बेटा? बंद लूप बनाती हैं। ये सबको पता है कि नहीं पता है? आप कमेंट करके मुझे बताइएगा सर हमें पता था या हमें नहीं पता था। जिनको नहीं पता है, पहली बार देख रहे हैं, वो जान ले बेटा मैग्नेटिक लाइनें जो होती हैं वो क्या बनाती हैं? क्लोज लूप बनाती हैं। अगर इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइनें पास हो रही हैं तो जब वो बाहर निकलेंगे ना बेटा, बाहर वापस ऐसे बाहर से होते हुए फिर इसमें एंट्री करेंगी। वही चीज़ मैंने यहाँ बनाया बेटा। प्रत्येक लाइन देखो, ये वाली लाइन यहाँ जब गई तो यहाँ से मुड़ करके फिर वापस इसके अंदर आ गई। दूसरी वाली लाइन देखो वापस मुड़ करके इसके अंदर आ गई। तीसरी वाली लाइन बेटा फिर वापस मुड़ के अंदर आ गई। इस तरीके से नीचे वाली भी। तो इस प्रणालिका के भीतर जितनी भी रेखाएं बेटा चल रही हैं वो सब बाहर फैल करके फिर से इसके अंदर आ जाती हैं। ये क्लियर हो गया? ये डायग्राम बेटा उम्मीद करते हैं सबको अच्छे से समझ में आया होगा। जिन बच्चों को समझ नहीं आया होगा एक बार वीडियो को बेटा रिपीट करके देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ध्यान से देखोगे जितनी बात मैंने बताया है, हर छोटी से छोटी बात को हमने यहाँ पे आपके सामने रखा है, आपको जरूर बेटा समझ में आएगा। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो आपको समझ में ना आए, बशर्ते बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है बेटा। अब चलिए, ये तो हो गया इसका पैटर्न बेटा। अब दूसरी बात बेटा समझ लेते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है वो कहाँ कैलकुलेट करना है बेटा? तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इसके भीतर, ये जो प्रणालिका है इसके भीतर मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। अब आपके दिमाग में सवाल बना होगा, क्यों सर इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड आप क्यों नहीं कैलकुलेट करवा रहे हो, इसके भीतर ही क्यों मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करवा रहे हो? तो भैया देखो, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब ये वाली लाइन सुन करके कई बच्चे तो भड़क गए होंगे, सर आप बता रहे हो इस प्रणालिका के भीतर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, लेकिन आपने तो बनाया है, देखो बल रेखाएं चल रही हैं, तो कैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया? यही तो बच्चों समझना है, यही तो विशेष टॉपिक है बेटा। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो इसको छोड़ देते हैं, बहुत सारे टीचर बेटा इस चीज़ को ये बता करके छोड़ देते हैं कि चलो भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है 0 होगी तो आप उसको 0 मान लीजिए। बट कैसे 0 होगी ये चीज़ तो बेटा आपको समझना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे 0 होगा आपको बेटा समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। देखो ये प्रणालिका अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रणालिका के ऊपर और नीचे, ये आप ऐसे समझिए, ये जो प्रणालिका ना बेटा सिर्फ इसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, इसके बाहर कहीं भी आप जाओगे मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे नहीं मिलेगी। कैसे बेटा? वो डायरेक्शन आपको समझना। देखो जो बल रेखाएं इसके अंदर से एंट्री कर रही हैं बेटा, घूम करके वापस तो आ ही रही हैं, घूम करके क्या कर रहे हैं? वापस आ रही हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, पहले हम यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझा दे रहे हैं। ये जो बल रेखा ऊपर की तरफ से मुड़ते हुए आ रही है बेटा, इसकी डायरेक्शन जरा देखो, इनकी डायरेक्शन यहाँ ऊपर की तरफ इधर की तरफ है, यहाँ ये जो डायरेक्शन है इन रेखाओं की इधर की तरफ है। और ये जो रेखाएं हैं बेटा, ये जो रेखाएं चल रही हैं इनकी डायरेक्शन जब ये घूम करके ऐसे वापस आएंगे बेटा, ऐसे वापस आएंगे तो क्या होगा? ये इनकी डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। आप समझने का प्रयास करो बेटा। ये वाली इधर आ रही हैं और ये वाली घूम करके उधर जाएंगी कि नहीं जाएंगी? ये देखो अभी इनका रास्ता ऐसे है और ये घूम करके ऐसे से पूरा लूप बनाएंगी, तो देखो इसको कैंसिल करेंगे कि नहीं करेंगी? आप फिर से समझना बेटा, ये जो बल रेखाएं इधर की तरफ आ रही हैं और ये बल रेखाएं जब अपना लूप बना करके ऊपर की तरफ चलेंगी तो ये देखो ऊपर की तरफ इनका रास्ता इधर है और इनका रास्ता इधर, तो यहाँ जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है दोनों की डायरेक्शन बेटा अपोजिट होने के नाते एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। वही पिक्चर बेटा यहाँ भी होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आ रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड जब गोल गोल घूम करके ऐसे जाएंगी बेटा तो इनकी डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। देखो एक मैग्नेटिक फील्ड इधर और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड बेटा इधर, ये दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर देंगे। तो इसके ऊपर नीचे इस तरीके से बेटा चारों तरफ बेटा इसके मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, क्योंकि जब वो लूप बनाते हुए देखो ऐसे ऊपर की तरफ इसमें एंट्री करेंगी तो नीचे वाली जो ऐसे ऊपर की तरफ से आकर के इसमें एंट्री करेगी, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, तो दोनों की डायरेक्शन बेटा जस्ट अपोजिट है, तो एक दूसरे क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो इस वाले रीजन में बेटा b बराबर 0 होगा और इस वाले रीजन में भी b बराबर 0 होगा। बताओ ये बात सबको समझ में आया?
अभी b बराबर 0 लिया गया, इसका एप्लीकेशन बेटा हम डेरिवेशन में करेंगे। इतनी बातें सबको समझ में आ गई, क्लियर बेटा। अब आगे बढ़ते हैं तो एम्पियर के नियम के एप्लीकेशन से इसके भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा उसको कैलकुलेट करते हैं। उसका कैलकुलेशन करने के लिए तो आपको मैंने कुछ स्टेप्स बताए हैं बेटा। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो जा करके फिर से बेटा प्लेलिस्ट में वीरेंद्र सर क्लासेज यूट्यूब पर टाइप करें, वहाँ पे प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी और वहाँ पूरा एम्पियर के नियम का एप्लीकेशन मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो चलिए, सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, एम्पियर के नियम का एप्लीकेशन लगाने के लिए द फर्स्ट वर्क क्या होता है, स्टेप पहले में हम लोग क्या करते हैं, एक एम्पीरियन लूप बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं, एम्पीरियन लूप। अब ये सर एम्पीरियन लूप क्या होता है, जो बच्चे पढ़े हैं उनको पता होगा। एम्पीरियन लूप उस बिंदु से पास होना चाहिए जिस बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एम्पीरियन लूप, उस बिंदु से पास होना चाहिए जिस बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या करना बेटा, फाइंड करना। ओके, और दूसरी बात क्या मैंने बताया था, बी और थीटा कांस्टेंट होने चाहिए। पूरे लूप पर बी की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए और थीटा की वैल्यू भी चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे एम्पीरियन लूप को हम कहते हैं सममित एम्पीरियन लूप। क्या कहा जाता है, सममित एम्पीरियन लूप। चलिए बेटा फिर समझते हैं कहाँ इसका एम्पीरियन लूप बनेगा, कैसे वो सममित होगा, कैसे नहीं होगा, ये सारी बातें बेटा आज इसमें डिस्कस करना बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए, ये जो प्रणालिका है ना, इसी को बेटा यहाँ हमने आपको बनाया है। ये जो प्रणालिका है यहाँ, इसी चीज़ को आपको समझाने के लिए यहाँ डायग्राम बनाया है। तो ये जो प्रणालिका देखो, ये उसका ऊपरी वाला सिरा बेटा, आप समझिए, समझने का प्रयास करिए। ये इसका ऊपरी वाला सिरा है और ये इसका नीचे वाला सिरा है। देखो ऊपर वाला सिरा जब आप देखते हो तो करंट बेटा किधर जा रही है, आपकी तरफ जा रही है। करंट किधर जा रही है बच्चों, आपकी तरफ। और जब नीचे वाला सिरा देखते हो तो करंट हमारी तरफ आ रही है। तो देखो ऊपर वाले सिरा में हमने डाट बनाया बेटा। ये जो डाट और क्रॉस हम ले रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं ले रहे हैं बल्कि करंट की डायरेक्शन के लिए ले रहे हैं। ये बेटा 3D फिगर है तो बोर्ड पे उतना अच्छे से बनेगा नहीं, आप समझिए। ये जो ऊपर वाला सिरा है करंट बाहर की तरफ आ रही है और जो नीचे वाला सिरा है करंट उसमें अंदर की तरफ जा रही है। तो ये देखिए, ये हो गया बेटा आपका डॉट से इसको दिखा दिए। और जो नीचे वाला सिरा है उसमें करंट ऐसे जा रही है, तो ऐसे जा करके फिर तभी तो निकलेगी। इसको बेटा हमने क्रॉस से लिखा है। किससे दिखाया है, क्रॉस से। क्लियर है सबको, ओके बेटा। अब इस पॉइंट पर मान लीजिए, ये पॉइंट बेटा आपका ए है। इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए, तो एम्पीरियन लूप बनाते हैं बेटा। एम्पीरियन लूप ऐसा होना चाहिए कि उस बिंदु से पास हो रहा हो जिस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। तो कुछ इस तरीके से बेटा आयताकार एम्पीरियन लूप बनेगा। अब आप चौंक गए होंगे, सर ये आयताकार एम्पीरियन लूप आपने बना दिया, क्या इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और थीटा कांस्टेंट रहेगा? चलो, आपकी पहली बात तो हमें समझ में आई कि उस बिंदु से आपने पास करा दिए जिस बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना था, लेकिन थीटा तो अलग अलग होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो अलग अलग होगा। यस बेटा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इस एम्पीरियन लूप के प्रत्येक पॉइंट पर थीटा एक जैसा नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी एक जैसी नहीं होगी। तो सर आपने बताया सममित होना चाहिए, तो आप फिर से सुनना बेटा और आगे का नॉलेज सुनो। यदि आपको एक ऐसा कोई लूप ना मिले कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर थीटा और बी एक जैसा हो, तो हमारे पास बेटा दूसरा काम होता है, कोई एक ऐसा एम्पीरियन लूप लेते हैं जिसके कुछ दूर चलने पर मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी रहे और कुछ दूर चलने पे थीटा एक जैसा रहे। मतलब 2 बार मैग्नेटिक फील्ड बेटा चेंज होगी और 2 बार थीटा चेंज होगा। वो कैसे बेटा आपको यहाँ पे समझाना है। यही तो बेटा खूबसूरती है इस डेरिवेशन की, यही तो अद्भुत बात है इस डेरिवेशन की। यहाँ पर बेटा कोई ऐसा एम्पीरियन लूप बन ही नहीं सकता है, कोई ऐसा एम्पीरियन लूप पॉसिबल ही नहीं है जिसके प्रत्येक बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा हो और थीटा भी हमेशा क्या हो, कांस्टेंट रहे। यहाँ पे ये आयताकार लेने का सेंस क्या है कि ये भी यहाँ पे सममितता मिलेगी, लेकिन एक सममितता नहीं बल्कि 2 सिमेट्रिसिटी मिलेगी, 2 सममितता मिलेगी। उसका क्या मतलब हो गया, देखो बेटा, जब आप मान लो ये आपका पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है और ये पॉइंट S है। सब समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए बेटा, पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, आपको मजा आएगा। आप ये जो PQ देख रहे हो, यहाँ पर ये जो DL अगर आप लेंगे, ये DL लेंगे तो ये देखो DL, ये आपका DL हो गया और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ थीटा कितना होगा बेटा, 0। बोलो सबको समझ में आ रहा है। ये जो PQ है इसी पर DL लेंगे, इसी पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, DL की दिशा दोनों एक जैसी। थीटा कितना हो गया, यहाँ 0 है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक बेटा एक जैसी होगी। P और Q के लिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी।
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी आपको पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड किन किन बातों पर डिपेंड करती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बेटा कांस्टेंट है। अब आगे देखो Q तथा R के लिए अगर DL लेंगे तो बेटा कुछ इस तरीके से इस पर DL लिया जाएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर और DL ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा इधर और DL कहाँ है, ऊपर की तरफ। दिस इज DL, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B। तो थीटा कितना 90, यहाँ थीटा कितना हो गया बेटा 90 डिग्री हो गया। बोलो समझ में आ रहा है बेटा। तो यहाँ थीटा 0, यहाँ थीटा 90। अब जब आप यहाँ आएंगे DL लेने के लिए, इस पर अगर DL लेते हैं तो यहाँ थीटा बेटा हो जाएगा 180। DL इधर है, मैग्नेटिक फील्ड उधर, DL इधर मैग्नेटिक फील्ड उधर, दोनों जस्ट एक दूसरे के कैसे हैं, जस्ट एक दूसरे के बेटा अपोजिट है। तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा 180। चलिए S और P के लिए अगर देखें तो DL बेटा ये हो गए, देखो ये DL ये हो गया आपका बेटा DL और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। फिर से DL और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कैसे हो गए बेटा, परपेंडिकुलर हो गए। तो यहाँ फिर से थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप देखो बेटा ये जो एम्पीरियल लूप है वो 4 भागों में बट गया है। यहाँ से यहाँ तक के लिए थीटा 0, यहाँ से यहाँ तक के लिए थीटा 90, यहाँ से यहाँ तक के लिए थीटा 180, यहाँ से यहाँ तक थीटा कितना है 90। अगर बेटा थीटा हमारा हर जगह एक जैसा नहीं मिल रहा है, हर पॉइंट पर एक जैसा नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे पता, ऐसा एम्पीरियल लूप खींचेंगे कुछ दूर तक बेटा थीटा एक जैसा रहे, अगले कुछ दूर तक थीटा एक जैसा रहे, अगले कुछ दूर तक थीटा एक जैसा रहे। ऐसा हम कर सकते हैं। और जब आपको इंटीग्रेशन करना होगा तो इतने के लिए अलग इंटीग्रेशन यूज करेंगे, इतने के लिए अलग, इतने के लिए अलग, इतने के लिए अलग, फिर सबको जोड़ देंगे, वो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ दिस एम्पीरियल लूप। हमको पूरे लूप का इंटीग्रेशन करना है तो इसको चाहे हम एक ही बार में इंटीग्रेट कर ले बेटा, चाहे हम टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके इंटीग्रेट करें, वो दोनों बातें एक ही होती हैं। आर यू श्योर बेटा? आपको समझ में आ रहा है बेटा? आप मुझे बताइए, यस और नो कमेंट करके जरूर बेटा मुझे बताइएगा। सर ये जो आपने कंसेप्ट बताया वो मुझे समझ में आया, क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त कंसेप्ट है बेटा। आगे जब आप कंपटीशन की तैयारी करने के लिए चलोगे, नीट और मेडिकल की तैयारी, ये जो बच्चे कर रहे हैं मौके पे, वो बच्चे वीडियो देख रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो समझते होंगे इस कंसेप्ट की कितनी वैल्यू है बेटा। अगर एक सिमेट्रिसिटी से काम नहीं चल रहा है, हम 2 बनाएंगे, 2 से काम नहीं चलेगा, 3 बनाएंगे, 3 से काम नहीं चलेगा, 4 सिमेट्रिसिटी बनाएंगे। इसमें 4 सिमेट्रिसिटी दिख रही है क्योंकि यहाँ थीटा बेटा हर बार बदल रहा है। यहाँ थीटा 0, यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 90। तो देखो यहाँ पे अलग अलग बेटा 4 भागों में इंटीग्रेट होगा। ये इतना समझ में आया सबको? अब हम आगे चल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे वाह सर मज़ा आ गया। जिनको मज़ा आया भैया वेरी वेरी थैंक यू, और जिनको मज़ा नहीं आया समझ करके वो प्लीज़ वीडियो को एक बार दोबारा देखें, उन्हें भी अच्छा लगेगा बेटा, उन्हें भी समझ में आएगा। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं सर ये आयताकार क्यों ले लिया जाता है। हर टीचर लगभग मोस्टली टीचर बेटा आपको ये बता देते हैं कि ऐसे आयताकार ले लो, लेकिन उसके पीछे का रीज़न जो है, आयताकार लूप लेने का रीज़न यही है कि हम ऐसी कोई सिमेट्रिक यहाँ सरफेस बना ही नहीं सकते हैं, लूप बना ही नहीं सकते हैं जहाँ पर थीटा और बी कांस्टेंट हो, उसको इंटीग्रेट आराम से कर सकें। यहाँ हमारी मजबूरी है इस तरीके से बेटा एक आयत लेंगे, तो वहाँ पे हमको एक इसके लिए अलग इंटीग्रेशन, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, सबको क्या करेंगे जोड़ लेंगे। चलिए अब आते हैं बेटा एम्पियर का एप्लीकेशन लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन हम लिख देते हैं। माना ये कौन सा पॉइंट था बेटा, ए है, तो यहाँ दिख रहा होगा। ओके बेटा चलिए आप लोग लिखना चालू कर दीजिए। माना बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ ज्ञात करना बेटा, बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, बिंदु ए से गुजरता हुआ एम्पीरियल लूप, बिंदु ए से गुजरता हुआ, यहाँ भी दिखेगा आपको यस, बिंदु ए से गुजरता हुआ एम्पीरियन लूप खींचते हैं बेटा। समझ में आया? अब क्या करते हैं, स्टेप पहला बेटा, हमारा पहला स्टेप क्या होता था, कैलकुलेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल। इसलिए क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल, ये जो एम्पीरियल लूप है बेटा, इसका पूरे का हमको क्लोज इंटीग्रेशन चाहिए। तो देखो एक बार में तो होगा नहीं,
इसको हम 4 भागों में तोड़ करके बेटा इंटीग्रेट करेंगे। पहला इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, P से Q तक। ये देखो बेटा क्लोज इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, P से Q तक जा रहा है, वेक्टर B डॉट dl, प्लस दूसरा कहाँ से, Q से R तक बेटा, Q से हमें R तक जाना है, वेक्टर B डॉट dl, प्लस यस R से यस आना है, ये लोअर हो गया R मान लीजिए और ये हो गया S, वेक्टर B डॉट dl, और प्लस एक और बचा है यस P, यस से कहाँ जाना है P, वेक्टर B डॉट dl। तो ये हो जाएगा बेटा पूरे लूप का इंटीग्रेशन। पूरे लूप का इंटीग्रेशन हम 4 भागों में तोड़ करके हल कर लिए। अगर यहाँ पे बेटा सर्कुलर बना होता तो फिर 4 भाग में तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तब सिर्फ सिंपल 2πr मार देते, एक ही बार में 2πr मार देते, इंटीग्रेशन हो जाता, काम खत्म। लेकिन यहाँ आयत बना हुआ बेटा, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको 4 पार्ट में आपको तोड़ करके हल ही करना पड़ेगा, तभी इसका आपको जवाब मिलेगा। ओके बेटा आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ P से Q की अगर बात करें तो B dl, A डॉट B क्या होता है आप सबको पता है बेटा, वेक्टर A डॉट B ये होता है AB cos थीटा। बोलो होता है कि नहीं होता है। तो सदिशों का सदिश गुणनफल, तो सदिशों का अदिश गुणनफल A डॉट B बराबर AB cos थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर B, अरे सॉरी बेटा वेक्टर अब नहीं लगाना है, A डॉट B का फार्मूला लगाना है। ये हो जाएगा क्या आपका B dl cos थीटा, यहाँ बोलो कितना बेटा 0, थीटा कितना है 0, प्लस Q से अगर हम R की बात करें तो B dl cos कितना बेटा, Q से R cos कितना 90 डिग्री। क्लियर हो रही बातें। RS की बात करें तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन आप लगाते जाइए भाई, RS कितना हो जाएगा B dl cos 180 RS के लिए, और SP के लिए देखिए बेटा यहाँ लिख दे रहे हैं SP B dl cos कितना हो गया 90। अगली लाइन बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा सब लोग। देखो cos 0 का मान तो 1 होता है, cos 0 कितना होता है 1। तो ये हो गया आपका B इंटीग्रेशन ऑफ P Q, और यहाँ बचा आपका बेटा dl, चूँकि B कांस्टेंट है, B क्या है बेटा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है क्या होगा बाहर आ जाएगा। आगे देखिए बेटा cos 90 क्या होता है 0, तो ये चीज़ हो जाएगा 0, प्लस B dl cos 180 बेटा, B dl cos 180, जरा इसको आप ध्यान से समझिएगा। R से S ये परनलिका के बाहर है बेटा, कहाँ पर है, परनलिका के बाहर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस चीज़ को दिमाग लगा कर समझिएगा। ये जो यस आर है, यहाँ का डीएल, यहाँ का थीटा तक 180 ये डीएल है, लेकिन यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो कितनी है 0। यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड कितना बेटा 0, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होने के नाते ये जो होगा बेटा ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और फिर से वापस यहाँ P यस से P के लिए फिर से थीटा 90 हो गया और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी हो गया 0। तो हमारे पास जो आया बेटा वो आया B बाहर हो गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ P से Q कहाँ से DL। अब आप समझिए P से Q, ये जो P से Q की लंबाई है हम इसको क्या मान लेते हैं बेटा स्मॉल l मान लेते हैं। मान लीजिए ये जो लंबाई है वो कितना बेटा स्मॉल l है। आप ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से केयरफुली इसको देखिए। जो P से Q को इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमने मान लिया ये वाली जो लेंथ है बेटा वो कितना है स्मॉल l है। तो हमारा क्या आ गया क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट DL दिस विल बी इक्वल टू B, और इसको इंटीग्रेट करने में क्या आया है L आया है। तो ये जो DL है इस पर छोटा छोटा अगर टुकड़ा लेंगे DL इसको जोड़ेंगे तो PQ की लंबाई मिलेगी, और PQ की लंबाई हमने कितना मान लिया बेटा, कितना मान लिया गया स्मॉल l। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से हमने इस लूप के लिए बेटा B डॉट DL कैलकुलेट कर लिए। अब बाकी जो सेकंड पार्ट इसका है, इसके अंदर कितनी धारा फ्लो हो रही है बस उसी का कैलकुलेशन रह गया है, और एम्पियर के नियमानुसार दोनों को बेटा बराबर कर देंगे और हम रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। आप वीडियो को बेटा पॉज करिए और नोट करिए, इसको वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से नोट करिए। हो गया सबका, हो गया बेटा, मिटा दें इसे। ओके बेटा मिटा दे रहे हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप याद रखिएगा। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल किसके बराबर आया है, बी एल के बराबर आया है। तो हम मिटा दे रहे हैं, आप मुझे बताइएगा ये बी एल के बराबर आया है। कितना आया है, बी एल। अरे सर कैसे बताएंगे, हम आपको कैसे बता सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं बेटा, आप भी अपने मन में याद रखिएगा समीकरण 1 और हम भी याद रखेंगे पढ़ाते समय। चलिए ओके बेटा। अब आते हैं बेटा दूसरा स्टेप है। दूसरे स्टेप में कैलकुलेशन करते हैं किसकी, धारा की बेटा। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं लूप के भीतर धारा, लूप के भीतर धारा की गणना कैसे करेंगे बेटा। लूप के भीतर धारा की गणना, देखो एक जो टर्म है, एक जो फेरा है उसमें बेटा आई करंट फ्लो हो रही है। समझिएगा बहुत ध्यान से, ये बहुत कॉमन सी बात है। अगर कोई टीचर आपको ना पढ़ाए ना बताए तब भी एक जो होशियार बच्चा होता है, जो टैलेंटेड बच्चा होता है, वो जान जाएगा बेटा कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है, कैसे इसको समझना है। देखो एक टर्म में कितनी धारा है, आई। भाई जो इसका एक फेरा है उसमें कितनी करंट है, आई। तो इस एम्पीरियल लूप के अंदर कितने फेरे हैं ये अगर हमको पता चल जाए तो एक फेरे में आई करंट है। मान लीजिए इस एम्पीरियल लूप में 10 फेरे हैं। कितने फेरे हैं बेटा, 10। तो बताओ इस एम्पीरियल लूप के अंदर जो आयताकार एम्पीरियल लूप बना है उसके अंदर कितना आई होगा, 10 आई होगा। भाई एक फेरे में आई ही तो करंट जा रही है। अगर 10 फेरे हैं तो 10 आई होगा, अगर 20 फेरे हैं तो 20 आई होगा, अगर 30 फेरे हैं तो 30 आई होगा। कहने का मतलब यह बच्चों कि हमको ये पता होना चाहिए जो एम्पीरियल लूप है इसके अंदर कितने फेरे आए हुए हैं। अब ये तो हमको संख्या पता ही नहीं है, 10 है कि 20 है। इसके लिए बेटा एक नई भौतिक राशि को इंट्रोड्यूस कराना है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी लेके आना है जिसको कहते हैं एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अगर एक लंबाई में फेरों की संख्या हमें पता चल जाए तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, यल। तो यल का गुणा करके हम निकाल सकते हैं बेटा कितने इसमें फेरे होंगे और फिर उसमें आई का गुणा कर देंगे, टोटल हमको करंट मिल जाएगी। माना एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, माना एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितने बेटा, स्मॉल एन है। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी, स्मॉल एन है। इसलिए एल लंबाई में फेरों की संख्या, एल लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, एन इंटू एल। चूँकि एक फेरे में धारा कितनी है बेटा, आई। इसलिए एन एल फेरों में धारा कितनी हो जाएगी, एन एल इंटू कितना बेटा, आई। अभी हो गया धारा का कैलकुलेशन। अब लगाते हैं स्टेप नंबर लास्ट बेटा, एम्पियर के नियमानुसार बेटा एम्पियर ने बताया था क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो क्लोज इंटीग्रेशन कितना आया था बेटा, समीकरण 1 से बी इंटू एल आया था। बोलो सबको याद है बेटा, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल स्टेप नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था, कितना आया था, बी इंटू एल। याद आ रहा सबको, बी इंटू एल बेटा, ये सबको पता है, बी इंटू एल आया था। ओके बेटा, और ये हो गया आपका म्यू नॉट। तो इसमें धारा कितनी आ रही है, एन एल इंटू आई। अब देखो बेटा यहाँ से एल कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट एन आई। बोलो सबको समझ में आया बेटा। ये वो फार्मूला है जिसकी हमें तलाश थी बेटा, जिसकी हमें खोज थी। उम्मीद करते हैं बेटा ये डेरिवेशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पे एक चीज़ और बेटा आपको बता दे रहे हैं, यदि बेटा पर नालिका की लंबाई कैपिटल एल तथा कुल फेरों की संख्या कितनी है बेटा, कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो स्मॉल एन का मान कितना हो जाएगा, एन अपान एल। भाई एकांक लंबाई में फेरों की संख्या ही एन है तो स्मॉल एन बराबर इतना हो जाएगा। इसलिए बी का मान कितना हो जाएगा, एन के स्थान पर इसको अगर आप रख दोगे तो म्यू नॉट कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाई क्या बेटा, एल। ये इसका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला।
तो ये जो फार्मूला बेटा आप वीडियो को पास करिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने अपनी तरफ से बेटा कोशिश किया। उम्मीद करते हैं हर किसी को बेटा समझ में आया होगा। और एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, यदि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटा वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। और हमारे छोटे से चैनल को बेटा आप सब्सक्राइब करिए, इसको थोड़ा और बड़ा करिए। इसी के साथ बेटा अब हम जाएंगे बेटा, आपसे विदा लेंगे और मिलेंगे फिर अगले वीडियो लेक्चर में बेटा। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।